वहां पर भी यही खेल हुआ था। खेल वही फिर से होगा, देख लेना। किसान के साथ साथ सभी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और इस देश के अंदर ये बड़ी पहली बार ऐसा कानून बना है, जिसके लिए कानून बना वो कह रहे मुझे नहीं चाहिए, कहते नहीं हम तो देंगे, कहते मुझे नहीं चाहिए, कहते नहीं हम देंगे। जनता क्या कह रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। आदमी को लगता है कि मेरे से डायरेक्टली थोड़ा छीने हैं, अरे रोज छीन रहे हैं आपसे। जिस दिन ये दाल आपको 200, 250, 300 रुपए किलो मिलेगी, तो आपको पैसे एक एक घर वाले को देने पड़ेंगे, एक एक आदमी को देने पड़ेंगे। जब खेत में किसान दाल उगाएगा, उसको कहा जाएगा कहीं भी बेच लो, पूरे देश में बेच लो, पर बेचेगा कहां। देखिए 10 एकड़ का किसान 10 एकड़ की खेती कर रहा है, इतनी बड़ी जगह है, और उसको दिल्ली में आके मजदूरी करनी पड़ती है। उसका कारण है कि धान की खेती में खर्चा आता है 1200, 1400, 1500 रुपए क्विंटल। एमएसपी का रेट है 1850 रुपए। अगर 1850 में बिक जाए तो 300, 350 का प्रॉफिट हो जाएगा। परंतु बिहार में क्योंकि मंडी नहीं है, एमएसपी पे बिकता नहीं है, वो बिकता है 1100 रुपए में, यानी 400, 500 रुपए का घाटा हो रहा है। अब वो घाटा तो करेगा नहीं, बेचारा मजदूरी करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी को डिसमेंटल कर दिया गया तो ज्यादातर किसानों को मजदूरी करनी पड़ेगी उन्हीं कॉर्पोरेट्स के पास, जिनके लिए एक कानून बनाया गया कॉर्पोरेट खेती का। दूसरी चीज बताता हूं मैं आपको, अभी भी कानून ऐसा है कि किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी फसल को फसल आने पे तुरंत बेच दे। वो चाहे तो अपनी फसल को अपने घर में रख सकता है, चाहे तो अपनी फसल को अपने गोदाम में रख सकता है, चाहे तो 6 महीने रख ले, 1 साल रख ले, 2 साल रख ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर कानून किसके लिए बनाया। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सेब होता है, सेब को आप रखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लेंगे, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। फ्रिज में रख लेंगे, हफ्ते 10 दिन में खराब हो जाएगा। उसको स्टोर करने के लिए स्पेशल स्टोर चाहिए होता है, इसको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब वो किसान बना सकता है क्या। कौन बनाएगा। जब फसल होगी, फसल के समय पे किसान को पता है ये फसल तो 7 दिन में खराब होने वाली है, 10 दिन में खराब होने, इसको बेच के खत्म करो। और वही व्यापारी जो है, जिसके भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया, उसको वो 1 साल भी रख सकता है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं। आपको याद होगा 2015-16 में दालों के रेट, किसी को अंदाजा है कितने गए थे। 200 रुपए किलो। वहां पर भी यही खेल हुआ था। खेल वही फिर से होगा, देख लेना। जब दालें उगेंगी, जब खेत में किसान दाल उगाएगा, उसको कहा जाएगा कहीं भी बेच लो, पूरे देश में बेच लो। आपके लिए पूरा देश मार्केट है। अब प्राइवेट मंडी में बेचो, प्राइवेट आदमी को बेचो, सरकारी मंडी में बेचो, दिल्ली में बेचो, बंबई में बेचो, कहीं बेच दो, पर बेचेगा कहां। सब जगह रेट तो 30 रुपए किलो होगा, क्योंकि वो व्यापारी उस टाइम पर जब फसल होती है तब अफ्रीका से वो कंटेनर्स में इंपोर्ट चालू कर देंगे, और पूरे देश के अंदर थोक का रेट 30 रुपए किलो होगा। फिर सारा किसान, हर किसान को जब बिकी 30 रुपए में रहा तो बेच देगा। सारा का सारा वही व्यापारी जिसने 100 एकड़ का अपना गोदाम बनाया, एक एक गोदाम, एक नहीं है उसके, पूरे देश में कई सारे हैं, पूरे देश की दालें इकट्ठी कर लेंगे एक जगह पर। अब दाल किसके पास है, एक आदमी के पास, सब व्यापारियों के पास नहीं है। आप में से कई व्यापारी परिवार से होंगे, उसके पास कोई दाल नहीं होने वाली, क्योंकि रेट इतना कम हो जाएगा, 30 रुपए, 32 रुपए, 22 रुपए कर देगा, तो 30-35 मिलेगा, किसान उसको दे देगा। फिर बाद में जब आप खरीदने जाओगे कितने की मिलेगी, वही 150-200 रुपए। अभी इसके अंदर ऐसी क्या तकलीफ है कि तुम एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते। किसान ने यही तो कहा कि कानून बना के गारंटी दे दो भाई साहब। बिना कानून के तो जज साहब आपको कोई रिलीफ नहीं दिलवा सकते। अगर कानून ये होगा कि चावल, धान एक 1850 रुपए किलो से कम खरीद ही नहीं सकते, तब वो ये ड्रामे नहीं करेंगे कि जी 1100 रुपए लाएंगे एक बारी और बाद में इसको 4000, 5000 ले जाएंगे। तो ये समझने की जरूरत है, किसान के साथ साथ सभी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और इस देश के अंदर ये बड़ी पहली बार ऐसा कानून बना है, जिसके लिए कानून बना वो कह रहे मुझे नहीं चाहिए, कहते नहीं हम तो देंगे, कहते मुझे नहीं चाहिए, कहते नहीं हम देंगे, कहते से आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा बताओ। अभी हमारे एनडी गुप्ता जी ने बताया कि पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगा के केंद्र सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए।
पिछले 3-4 साल में 15 लाख करोड़। तो वो पैसा गया कहां? आपको मिला? आपके हिस्से में आया? कुछ सस्ता हुआ? 15 लाख करोड़ के सारे पैसे कुछ कॉरपोरेट्स के लिए माफ कर दिए गए, उनके हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के लोन माफ कर दिए। आपको दूसरा तरीका बताता हूं कैसे। इस हॉल के अंदर 1000 लोग बैठे हैं, सबके पास 1-1000 रुपए हैं। कितने पैसे हुए? 10 लाख रुपए। सबसे कहो जमा कराओ पहले गेट के ऊपर। अंदर आए तो सबके पास क्या था? 0। और वो 10 लाख रुपए 10 लोगों को 1-1 लाख दे दिए। वही हो रहा है। पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लगा लगा के 15 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए और वो कुछ 10, 15, 20 लोगों को माफ कर दिए। सारा का सारा पैसा उनको दे दिया। जनता को पता ही नहीं। जनता क्या कह रही है? मुझे क्या फर्क पड़ता है जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। आदमी को लगता है कि मेरे से डायरेक्टली थोड़ा छीने हैं। अरे रोज छीन रहे हैं आपसे। जिस दिन ये दाल आपको 200, 250, 300 रुपए किलो मिलेगी तो आपको पैसे एक-एक घर वाले को देने पड़ेंगे, एक-एक आदमी को देने पड़ेंगे। जो चावल किसान अपना चावल 1100 रुपए में बेच के आएगा, आपको 5000 रुपए में जब देना पड़ेगा तो आपकी जेब में से पैसे निकाल के 2-4 लोगों की जेब में पैसा सारा चला जाएगा। ये बात किसान को समझ में आ गई है। अभी आम जनता को सबको समझ में नहीं आई। वो सोच रहे पता नहीं जी कानून में क्या है, परंतु अभी संजय सिंह जी ने तीनों कानून को अच्छी तरह बता दिया है। हुआ क्या, जब ये कानून लेके आए, पहले अध्यादेश जारी किया मई के अंदर, फिर जून के अंदर कहते पार्लियामेंट में पास किया। पार्लियामेंट में ऐसे कभी कानून पास नहीं होते जैसे ये किया गया। भले नया तरीका निकाला गया, ना कोई बहस ना कुछ, अब बस पास, ना वोटिंग हुई ना कुछ हुआ, पास कर दिया जबरदस्ती। उसी दिन से इन कानूनों का विरोध चल रहा है। जब दिल्ली के अंदर किसानों ने फैसला किया कि हम दिल्ली में जाके जंतर मंतर के ऊपर अपना धरना करेंगे, इस सरकार को सुनाएंगे, तो किसानों ने आना स्टार्ट किया। रास्ते में हरियाणा की सरकार पड़ती है, बीजेपी वालों की सरकार पड़ती है। उन्होंने बॉर्डर पे किसानों को रोक लिया, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, सब कुछ चलाई। अब इनका प्लान था कि भाई हरियाणा के आगे नहीं बढ़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने एक नया तरीका निकाला, बड़ा आइडिया निकाला। कहते भाई दिल्ली में बड़े बड़े स्टेडियम है ना, कितने बड़े बड़े स्टेडियम है। एक एक स्टेडियम में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार लोग आ सकते हैं। आप में से कई लोग भवाना स्टेडियम में बंद हुए थे, याद होगा, हुए थे ना। बस बाहर से गेट बंद करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। कहते इनको आने दो सबको, फिर सबको आने दो, सबको 9 अलग अलग स्टेडियमों में बंद कर देंगे और फिर पड़े रहे। जब ये फाइल अरविंद केजरीवाल जी के पास आई कि दिल्ली के अंदर 9 स्टेडियम को जेल बनाना है, वो समझ गए कि खेल तो बड़ा शातिर है। परंतु वहां से तब तक किसानों को निकाल चुके थे वो, उनको नहीं पता था क्या होने वाला है। किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ चल चुके थे। इधर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रेशर आना चालू हो गया कि भैया जेल बना दो। उनको तो लगता है फॉर्मेलिटी है, साइन हो जाएगा और जेल बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी अड़ गए, उन्होंने जेल नहीं बनने दी। और ये जेल नहीं बनी इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। और केंद्र सरकार को इस टाइम समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करा जाए। उनके प्लान को फेल कर दिया। और अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन वहां पर बॉर्डर पर किसानों से मिलने गए, अगले दिन भारत बंद था, तो केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर लिया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको जेल नहीं बनाने दी। कहते जेल तो हम तुम्हारे घर को जेल बना देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, आप सबने उपवास रखा पूरे दिन और पूरी तरह सपोर्ट किया। मैं तो अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सब जगह बताइएगा, सारी चीजें डिटेल में बताइएगा, लोगों को समझाइएगा कि इस आंदोलन का सपोर्ट करें और भगवान सद्बुद्धि दे के इन सरकार को और इन काले कानूनों को वापस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।